नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बोला सब पर बताया नहीं। बोला के सुल्तानपुर की जौहरी की दुकान में कैसे डकैती की साजिश रची गई, इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस ने मिलकर इस साजिश के लिए मोटरसाइकिल चुराई, लूट का सोना कितना बरामद हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये नहीं बताया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर असली था या फिर फर्जी। ये नहीं बताया कि 2 सितंबर को मंगेश यादव को उठाया गया था या नहीं। ये भी नहीं बताया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर चप्पल में कैसे हो गया। डकैती के किसी केस में यूपी पुलिस के इतिहास में इससे पहले शायद ही कभी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक साथ इतना बड़ा लाव लश्कर शायद ही कभी इकट्ठा हुआ, पर यहाँ मामला थोड़ा दूसरा था। बात डकैती की नहीं, सवाल डकैती से जुड़े मंगेश यादव के उस एनकाउंटर का था जिसे लेकर यूपी पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। पर कमाल देखिए, डकैती से लेकर राज्य के जीडीपी तक की बात डीजीपी साहब ने कर दी, लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का ऐसा एक भी जवाब नहीं दिया जो असली या फर्जी एनकाउंटर के शक को दूर कर सकता है। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपनी इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं। कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक पीयूसीएल गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। ये मंगेश है। एक रिपोर्टर ने पूछ भी लिया। इस पर डीजीपी साहब झुंझलाते हुए पता नहीं सवाल को कहां से कहां ले गए। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं इस चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया। फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए, फिर भी बताया गया। सीबीआई कोर्ट ने एक्सोनरेट कर दिया। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। पुलिस जो कह रही थी सही कह रही थी। की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को वीडियो की शक्ल में मंगेश यादव की मां और उसकी बहन के ये बयान दिखाए गए, इस दावे के साथ कि ये वीडियो 3 सितंबर का है, यानी उस वक्त का जब पुलिस मंगेश को उसके घर ढूंढने गई। ये 3 तारीख का वीडियो है। 3 तारीख को विवेचना के क्रम में। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस यादव। प्रिंसी यादव। क्या लगती हो मंगेश के? मंगेश क्या बार जेल गए हैं? 2 बार। कहाँ से? जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा। वो खा के मार के हिंसा। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे है 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। शादी हुआ है उसका? ना है। कई लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। इनके माताजी और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं। मंगेश यादव की मां और बहन का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है कि इन्हीं दोनों ने मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद मीडिया पर यह दावा किया था कि सादे लिबास में कुछ पुलिस वाले 2 सितंबर की रात मंगेश यादव को घर से उठाकर ले गए। लेकिन अब यूपी पुलिस की तरफ से जारी 3 तारीख के इस वीडियो में दोनों ये बता रही हैं कि मंगेश तो पिछले 2-3 महीने से घर पर ही नहीं था, मुंबई गया हुआ था।
तो पहले मीडिया में दिए गए 2 सितंबर वाले इनके दावे को सुनिए, फिर यूपी पुलिस की ओर से जारी 3 सितंबर के इस दावे को। सोमवार को रात 2 बजे पुलिस आई थी। जो इधर से आई थी पुलिस, कैसे आई थी? पीछे से आई थी। अच्छा, उधर पीछे से। हाँ, पीछे से आई थी तो वो बोली, पहले भाई बाहर सोया था, मम्मी हम अंदर थे, तो वो बोले कि पहले आए 1-2। कहाँ सोया था? ये इधर पे इसी झोपड़ी के बाहर सोया था, तो वो बोले पहले उसको 1-2 झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ ली। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है, तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। लेकर जाने के बाद भी वो लोग आ रहे थे ताकि उन लोग को लगे ना कि हम पकड़ लिए हैं, हम अपने अंदर रखे हैं। अब वो गांव वालों को ना पता, ना किसी को पता चले। इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। देखिए, आप पहले इस चीज को सुन लीजिए, फिर हम आपको। ये कौन गांव है? अगरोरा। अगरोरा के रहने वाली है। थाना? थाना बक्सर। जनपद? जौनपुर है ना? हाँ, जौनपुर। अच्छा, कै भाई है आपका? एक ही। क्या नाम है? मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई हैं। कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। ठीक, अब उसके ऊपर तो मुकदमे हैं लूट उट के, तो अब कायदे से रहता है ना? हाँ सर, अब नहीं रहा, उठा नहीं करता, रहता है। ये 3 तारीख का वीडियो है। 3 तारीख को विवेचना के क्रम में। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंजेश के? उनकी बहन है। मंजेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के हंसा रहे। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ सर। शादी हुआ है उसका? नहीं, शादी। कई लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। उनके माताजी और उनकी बहन के द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा था कि ये 3 महीने से लगभग अपने उस पर नहीं आए हैं। लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से 3 सितंबर के इस वीडियो में एक पेच है। वो पेच ये है कि एक वीडियो में जब मंगेश यादव की बहन प्रिंसी से पुलिस वाला सवाल कर रहा है, तो प्रिंसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो सो रही थी और पुलिस वालों के जगाने पर अभी अभी उठी है। इस वक्त प्रिंसी ने सफेद रंग की कोई शर्ट या कुर्ता पहन रखा, लेकिन इसके बाद जैसे ही मंगेश की मां से पुलिस पूछताछ करती है, तभी प्रिंसी राउंड नेक की टी-शर्ट में दिखाई देती है, यानी उतनी देर में उसके कपड़े बदल चुके हैं। एसटीएफ वाले थे। क्या कह रहे थे वो तुमसे? जो है बोले कि तुम लोग को यही बोलना है, यही कहना है। नाम पूछे, मम्मी पापा भैया का, और ये गांव का नाम पूछे, जनपद पूछे, यही सब ऐसे बोलना है, ऐसे बताना है, यही सब तुम वीडियो बनाना है। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये लोग हमसे वीडियो बनाए हैं। तो सोमवार को लेकर के गए थे रात में? हाँ। उसके बाद भी लगातार? हाँ, उसके बाद जिस दिन लेके गए थे उस दिन वीडियो बनाए थे, फिर उसके दूसरे दिन भी वीडियो बनाए थे। वैसे राज्य के इन 3 सबसे आला अफसरों के हिसाब से डकैती की जो पूरी कहानी है वो कुछ यूं है। इसकी साजिश काफी पहले बुनी गई, फिर 2 बार भरत ज्वेलर्स की रेकी भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेकी की तस्वीर भी दिखाई गई। इतना ही नहीं, रेकी करने वालों के नाम भी बताए गए। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। हालांकि खुद यूपी पुलिस के मुताबिक दोनों ही रेकी में मंगेश यादव का नाम नहीं, लेकिन लूट के लिए जिन 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, उसकी चोरी में मंगेश का नाम जरूर लिया गया। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था।
इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। चोरी हुई थी 8 दिन पहले, उसकी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है वो घटना के तुरंत बाद दर्ज हुई है। लेकिन इन्हीं दो में से एक बाइक की चोरी को लेकर जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि बाइक चोरी के 8 दिन बाद अचानक उसकी रिपोर्ट कैसे लिखी गई और ये रिपोर्ट पहले क्यों नहीं लिखी गई, तो इस सवाल के जवाब में भी डीजीपी साहब कुछ और ही बोलते सुनाई। 2 मोटरसाइकिल जो इस लूट कांड में इस्तेमाल की गई है, उसमें नसीम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल होने के बाद सामने आई है। वो चोरी हुई थी 8 दिन पहले, उसकी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है वो घटना के तुरंत बाद दर्ज हुई है, करीब 8-10 घंटे बाद में। तो इसका क्या कारण हो सकता है? मोटरसाइकिल चोरी का भी हम लोगों ने वीडियो, जो हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया हुआ है और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिला है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, अपराधी इतना साक्ष्य छोड़ जाते हैं जिससे पुलिस को बहुत सहायता मिलती है। दरअसल हमने इसी वारदात में कल उस नसीम की बातचीत दिखाई थी जिसमें नसीम की 20 अगस्त को जौनपुर के एक अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी हो गई थी। नसीम अगले कई दिनों तक थाने के चक्कर काटता रहा। 112 नंबर पर पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर 28 अगस्त को भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ने के कुछ घंटे बाद ही अचानक उसकी बाइक चोरी की रिपोर्ट लिख ली जाती है। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर नसीम की बाइक चोरी की रिपोर्ट वक्त पर लिख ली जाती, अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से बाइक चुराने वालों की निशानदेही कर ली जाती, तो क्या पता भरत ज्वेलर्स में पड़ने वाले डाके की साजिश का खुलासा पहले ही हो जाता और न यूपी पुलिस को मंगेश यादव का एनकाउंटर करना पड़ता। सुल्तानपुर की घटना को लेकर के पुलिस आला अधिकारियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई ये बताया गया। इसके अलावा परिवार के वर्जन भी बताए गए और इसके साथ ही साथ बरामदगी से लेकर के तमाम चीजों को सामने रखा गया। लेकिन जिस एनकाउंटर को लेकर के सवाल हो रहे हैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। जौनपुर से आदित्य और लखनऊ में संतोष शर्मा के साथ अभिषेक मिश्र, आज तक। यूपी पुलिस ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार खुद ही अपनी पीठ थपथपाई, क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही। लेकिन इसी यूपी पुलिस ने अगर 20 अगस्त को नसीम की मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट लिख ली होती, तो क्या पता कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में डाका ही नहीं पड़ता, बल्कि उससे पहले ही इस साजिश का खुलासा हो जाता। वैसे कमाल की बात यह भी है कि इस डकैती को लेकर आज सिर्फ यूपी के टॉप पुलिस ऑफिसर ही मीडिया के सामने नहीं आए, बल्कि राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और सुल्तानपुर के ज्वेलर्स एसोसिएशन को भी आगे लाकर सफाई दिलवाई गई। वैसे यूपी में एनकाउंटर को लेकर चाहे कोई कुछ भी कहे, कितने भी सवाल उठाए, चलते चलते डीजीपी साहब की ये लाइन भी सुनते चले और इसे याद भी रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अब आप ही बताइए, डीजीपी साहब की इस मासूमियत पर आगे कुछ कहने को बचता है क्या? जौनपुर से आदित्य और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अभिषेक मिश्र, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।